नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं मैं। यहाँ पर एक बड़ा नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा और सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा एज क्राइटेरिया, कब एग्जामिनेशन होने वाला है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा सेशन देखना है, एक एक चीज़ मेरी सुननी है और आप लोगों के सारे जितने भी डाउट्स हैं इंडियन एयरफोर्स में जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए जो जॉब आई हुई है उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आशा करता हूं कि सेशन एंड होने के पहले तक में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में डील कर लूँगा। तो चलो आओ गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, आप लोगों को हर एक चीज़ A to Z पूरी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो जॉब के लिए किया है, यहाँ पर पूरी लिस्ट पे लिखा हुआ है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे हम FCAT बोलते हैं, फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी। अब ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर NCC भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मतलब एप्लीकेबल है, जितने भी NCC वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं। क्या होगा एग्जाम का प्रोसीजर वो भी बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अगस्त को होने वाला है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पूरा जून, पूरा जुलाई और 25 तारीख तक का अगस्त, मतलब 3 महीने का टाइम है जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की जा सकती है। तैयारी किस चीज़ की करनी है वो भी अभी आपको बताऊंगा। एग्जाम बहुत सिंपल होने वाला है, रिटन टेस्ट तो मतलब बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। इसमें जो टफ होता है वो होता है इसका SSB, इसके बारे में भी अभी डिस्कशन करूंगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि भाई साहब ये पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर गाइज अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मेन एंड विमेन दोनों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ फ्लाइंग के लिए, सीधा अगर आप लोगों को फ्लाइंग की जॉब मिलती है तो उसके लिए 5 वैकेंसी है मेन के लिए और विमेन के लिए 6 है। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की तो यहाँ पर 98 और 38 है। और अगर नॉन टेक्निकल के बारे में बात करूँ तो अलग अलग, मतलब जैसे वेपन सिस्टम हो गया, ब्रांच हो गया, एडमिन हो गया, LGS हो गया, ACCTS हो गया, EDN MET हो गया, तो उसमें 15, 45, 17, 8, 7, 7। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ विमेन के लिए तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 11 और 4। और अगर बात करूं यहाँ पर जो आपकी नॉन टेक्निकल की हैं 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, राइट। तो यहाँ पर हो गई आपकी 8, 2, 10, 5, 15, है ना। तो 15 वैकेंसीज यहाँ पर विमेन के लिए स्पेशली रखी जाती हैं। तो यही हो गई आप लोगों की वैकेंसी। फिर उसके बाद गाइज अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कम है ज़्यादा है, तो इसमें भी इन्होंने प्रॉपरली अच्छे से लिख करके दिया हुआ है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्टेड टू चेंज विदाउट नोटिस। कहने का मतलब क्या है कि ये चेंज भी हो सकती है, टेंटेटिव है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएंगी, बढ़ भी सकती हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और है, NCC स्पेशल एंट्री, जो लोग होते हैं, जो आप लोगों ने NCC का नाम सुना होगा, तो जिन्होंने NCC सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं उनके लिए स्पेशल एंट्री है, जहां पर 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ FCAT वैकेंसीज फॉर SSC, ये रखा गया है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें SSC के बारे में ही नहीं पता होता कि भाई SSC एक्चुअली में है क्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या बोलते हैं मेरे लाल? शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये मेन और वेमेन के लिए होता है। यहाँ पर जो जॉब्स होती हैं उनकी शॉर्ट सर्विस कहने का मतलब हो जाता है कि जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी, 60 साल तक आपको नौकरी नहीं करनी। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से 10 साल या 15 साल मैक्सिमम होता है। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग के लिए, राइट, दैट द एंगेजमेंट पीरियड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच मेन एंड विमेन SSC ऑफिसर्स के लिए कितना होता है? 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। कहने का मतलब क्या है? सिर्फ 14 साल तक ही आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद है इनिशियल टेन्योर, ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है। और फिर उसके बाद आप लोग 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो, तो मतलब 14 ईयर्स आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो होता है आप लोगों का सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस और सूटेबिलिटी एंड मेरिट। विलिंगनेस कहने का मतलब है कि हम खुद से करना चाहते हैं, हमारा मन है और करने का, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर कंसीडर होती हैं। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं एज के बारे में कि एज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। मैं 25 साल का हूं, क्या मैं यहाँ पर फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, भर सकते हो। सर मैं 28 साल का हूँ, क्या फॉर्म भर सकते हो? नहीं भर सकते हो। सर 24 का हूँ, भर सकते हो? हाँ भर सकते हो। किस में भर सकता हूँ? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल तक के ही जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, पहले इसको समझो, राइट। तो अगर मैं बात करूं NCC स्पेशल एंट्री या फिर फ्लाइंग जो आपका FCAT के थ्रू एग्जाम होने वाला है, इसमें 20 से 24 साल तक है। और उन्होंने बताया है, प्रॉपरली बताया हुआ है कि 2 जुलाई
2000 से लेकर के 1 जुलाई 2004, राइट, इसके बीच में अगर आप लोगों का जन्म होता है तो यहाँ पर आप लोग मतलब ये डेट भी इंक्लूडेड है। अगर किसी का 2 जुलाई 2000 भी अगर किसी का बर्थडे है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और 1 जुलाई के पहले 30 जून तक ही रहेगा, नहीं। 1 जुलाई 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में या फिर 2004 तक में जिसका भी बर्थडे आ रहा होगा सिर्फ वही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सेम चीज़ रखी गई है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, वहाँ पे भी बताया है, लेकिन यहाँ पर जो एज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो 26 साल तक हो जाती है। तो मतलब 2000 की जगह हम 1998 लेंगे। 1998 से लेकर मतलब 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक के बीच में अगर आप लोगों का बर्थडे आता है, जन्म आता है, जन्म का वो क्या बोलते हैं, बर्थडे, जन्मदिन आता है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस के लिए बोला है कि भैया शादीशुदा नहीं होना चाहिए, है ना। 20 साल की उम्र में वैसे भी आजकल शादियाँ तो होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के लिए बोला गया है कि नॉन मैरिड होना चाहिए। शादी नौकरी के बाद कर लो, अच्छी बात है, नौकरी के पहले शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, पहली चीज़ ये है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टडी, राइट, मतलब क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो देखो गाइस, क्वालिफिकेशन का यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक स्पेसिफिक रखा है। ये नहीं बोला है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम भी नहीं रखा है। इन्होंने बताया है कि अगर फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच कहने का मतलब कि जो फ्लाइंग के लिए है, उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10+2 पे मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होगा, प्लस 50% मार्क्स दोनों में होने चाहिए। मतलब 100 में 50 नंबर आपके मैथ्स में, 100 में 50 नंबर आपके फिजिक्स में, ये तो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी बता दिया है कि ग्रेजुएशन में आप लोगों की अगर 3 साल की डिग्री है या फिर 4 साल की डिग्री है, मतलब डिप्लोमा भी एलिजिबल है इसमें और बीटेक भी एलिजिबल है, दोनों बता दिया भाई साहब, डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। और दोनों के लिए बोला गया है कि इसमें आप लोगों का 60% चाहिए। और एक चीज़ और भी है, अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ जिसको आप लोगों को समझना है। ये क्या है, ये आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होने के बाद की बात है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक चीज़ और है जो स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करती है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या फाइनल ईयर में रह करके भी जॉब मतलब ये फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ मेरे दोस्त, तुम भर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज़ का याद रखना है, तुम्हारा जो अभी तक का CGPA बनता हुआ आ रहा है वो 60% होना चाहिए और तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे हों। देयर शुड नॉट बी एनी बैकलॉग एंड योर मार्क्स शुड बी more than 60%, then you will be eligible to fill the form of this FCAT, right? Okay, फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। तो गाइज एक तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स AEL यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ ये ये लिखा है AEL इलेक्ट्रॉनिक्स 98 वैकेंसीज और AEM मैकेनिकल 38 वैकेंसीज, राइट। अब इसी पे ही आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं जो आप लोगों को वैकेंसीज दी और इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्ट्रीम से वो लोग इंजीनियरिंग करते हैं। तो उसी इंजीनियरिंग के लिए बोला गया है कि यहाँ पर अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो CS वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर पूरा इन्होंने चिट्ठा पत्रा दे दिया है, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं मैकेनिकल पे जाऊँ तो मैकेनिकल पे भी यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जिसको देखना है। अब अगर मैं मैकेनिकल के बारे में बात करूँ, 50% मार्क्स जो मिनिमम आप लोगों को 10+2 का बोला है, प्लस उसके साथ आप लोगों की 60% होनी चाहिए इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पे। अब इन्होंने क्या बोला है ये भी देख लीजिए। नाम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे जो मैकेनिकल लिखा है, तो मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के अंदर अगर तुम मैकेनिकल की फॉर्म मतलब मैकेनिकल के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या नहीं मिलेगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अगर आपने एरोस्पेस से करा है तो कर सकते हैं, एरोनॉटिकल से करा है तो भी कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करा है तो कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर प्रोडक्शन से करा है तो कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस से किया तो भी कर सकते हो, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, देन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, देन नैनो टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग, ये जितने भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स थे आप इन सब का
फॉर्म भर सकते हो। मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इतना मतलब इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग को उन्होंने करा हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करा है, वो मैकेनिकल के थ्रू आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए भी बता दो भाई, नॉन टेक्निकल में भी तो आप लोगों की सारी चीज़ें हैं। तो देखो नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है जो मुझे थोड़ा सा पर्सनली काफ़ी सही लगी। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल बोला है तो नॉन टेक्निकल में आप फॉर्म नहीं भर सकते। नॉन टेक्निकल में जिसने डिप्लोमा करा है, जिसने इंजीनियरिंग करी है, वो भी नॉन टेक्निकल के लिए भर सकता है। फ्लाइंग के लिए भी भर सकता है, टेक्निकल के लिए भर सकता है, नॉन टेक्निकल के लिए, सबके लिए ओपन है। आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, फ्लाइंग देन टेक्निकल देन नॉन टेक्निकल, ऐसे ही देना है, ठीक है। अब इसके साथ नॉन टेक्निकल में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। वो क्या ऐड होती है वो मैं बता देता हूँ। बीई बीटेक के साथ आप लोगों का कुछ है, जैसे कि बीकॉम किया है किसी ने, राइट, किसी ने अकाउंट्स में बीकॉम की डिग्री ली है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे हम लोग बीए भी बोल देते हैं, राइट। या फिर कोई है जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए है, कंपनी सेक्रेटरी दैट इज सीएस है, या फिर सीएफए है, बीएससी किया है, किसी स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, किसी ने फाइनेंस से बीएससी करी है, तो वो भी इसका नॉन टेक्निकल का फॉर्म भर सकता है। ये वाली चीज़ें। पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर दिखा हुआ है दैट पास विद 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड courses offering PG single degree without permission to exit and lateral entry, right। इसमें भी आप लोगों का फॉर्म भरा जा सकता है। मेट्रोलॉजी के लिए भी बता दिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में भी है। अब यहाँ पर जो नोट लिखे हुए हैं, ये नोट बिल्कुल सिंपल से हैं जिन्होंने बताया है। नोट में इन्होंने कहा है कि अगर जैसे कि नोट नंबर 1 ये कहना चाह रहा है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th दिया है, 12th स्टैंडर्ड, तो उनका जो 12th स्टैंडर्ड है वो 10+2 पैटर्न का होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो 12th स्टैंडर्ड, कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो 10 करने के बाद सीधा आगे बढ़ जाते हैं, ITI वगैरह करते हैं, वो नहीं, 10+2 वाला ही होना चाहिए पैटर्न जो आप लोगों ने देखा है। 10th करने के बाद आप लोग अपनी स्ट्रीम लेते हो, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, राइट, मुझे आर्ट्स लेना है, तो आपका 10+2 वाला वैसा पैटर्न होगा तो ही इसमें चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज दूसरा नोट है दैट 1 सीट इज रिजर्व्ड फॉर द लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द ग्राउंड ड्यूटी दैट इज नॉन टेक्निकल ब्रांच एंड दीज कैंडिडेट्स मे गेट एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ द IAF इंडियन एयरफोर्स आफ्टर कमीशनिंग, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया है नोट 3। अब नोट 3 में इन्होंने क्या बोला है, नोट 3 में इन्होंने बोला है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके यूनिवर्सिटी में CGPA SGPA चलता है, परसेंटेज नहीं चलते। तो अगर परसेंटेज नहीं चलते तो आपकी डिग्री के पीछे उस CGPA को परसेंटेज में चेंज करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूले का यूज़ करना है और फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद अपने परसेंटेज देखने हैं। अगर आपके परसेंटेज 60 से प्लस बन रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, उन्होंने ये बताया है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नोट 4 कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स, कहने का मतलब क्या है, कोई फाइनल ईयर में है और वो फोर्स है, मतलब वो फाइनल ईयर में है और वो क्या करना चाह रहा है, अप्लाई करना चाह रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है दैट कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग, कोई बैक नहीं लगा होना चाहिए कि भाई एक पेपर क्लियर नहीं हुआ उसको क्लियर करना है, एंड शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 60% अप टू द लास्ट सेमेस्टर, मतलब आखिरी सेमेस्टर तक मिनिमम 60% की आपकी डिग्री बननी चाहिए। अगर बनी है तो बहुत अच्छी बात है, राइट, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया है दे आर रिक्वायर्ड to submit the proof of passing the degree examination by 30th May 24, मतलब 30 मई 2024 तक तो आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से आ जाएगी। बस आपको वो दिखाना है कि मैंने जब फॉर्म भरा था तब मैं फाइनल ईयर में था, अभी मेरी डिग्री आ गई, ये देखिए बढ़िया आराम से 60% से ज़्यादा मार्क्स है मेरे। अगर नहीं है तो आपकी जॉब कैंसिल हो सकती है, ये फैक्ट है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया है, www में जाइएगा fcat.cdac.in, इसको ओपन कर लीजिएगा। आधार कार्ड होना आपका मैंडेटरी है, आधार कार्ड का यूज करना है अपने रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। फिर सारी की सारी मैंडेटरी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है और डिटेल्स भरने के बाद आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाना है, मेक पेमेंट करना, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को आगे बताता हूँ कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका पेपर पैटर्न सबसे ईजिएस्ट वन है, क्योंकि पेपर में कुछ होता ही नहीं है ना। एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ लिया इन 3 महीनों में, तो पेपर तो बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। इसका पेपर बहुत ही सिंपल आता है। अभी आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर ये सब तो बनता है, राइट।
अब आपको बताता हूं इसमें पेपर कैसा आता है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है ये भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इसके पेपर पे जाते हैं, फटाफट से आ जाओ। पेपर 15 या 16 नंबर पे था इसका पेपर। हाँ, अब इन्होंने बता दिया कि भाई शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग भी देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 8 बजे से है, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से, सॉरी 1 बजे से है, राइट। और सुबह 8 बजे से जो रखा गया है वो पूरी चीजें इन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ द एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ और कैंडिडेट सीटिंग, ये सारी चीजें होंगी आप लोगों की। फिर उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, इन 3 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, ये चीज आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि भाई जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो पेपर कैसा होगा। तो देखो आप लोगों को बता दूं, पेपर सिर्फ 2 घंटे का है, सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, मतलब 100 क्वेश्चंस 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। और साथ में आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे वो 300 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। साथ में इन्होंने बता दिया है कि इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर जाएगा, और अगर सही आंसर हुआ तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब आपको यहां पर सब्जेक्ट दिखाऊं तो भाई साहब, आप लोग भले ही टेक्निकल से हो, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को जो मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, MAT जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। इसका पेपर बहुत इजी आता है गाइस, बिलीव मी, इतना इजी आता है कि हर किसी के लिए इसका पेपर सॉल्व करना आसान होता है। बस 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को बता दो, इन्होंने फॉर्मूला वगैरह बताया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है सिलेबस, किसका सिलेबस क्या होगा। तो अगर मैं देखो तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सिलेबस दिया है इंग्लिश का, उसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन इनकरेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द गैप्स इन पैराग्राफ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन इन द सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो है इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप लोगों से पूछा जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम इन वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, SICI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेसेस, क्रेन, बोट, स्ट्रीम्स, देन अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ये सारी चीज़ें हो गई। एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाएगा, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशंस एंड क्लॉक्स। अब रीजनिंग के बारे में देखें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने स्टैंडर्ड वो दिया है दैट द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, मैट्रिक लेवल का आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, राइट। अब उसके बाद एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस इन अदर सब्जेक्ट्स विल बी इन द ग्रेजुएशन लेवल दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटी के हिसाब से। फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस टेस्ट, जो आप लोगों ने बोला है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, मतलब आप देख सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, कैसा पेपर होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप लोगों को करियर indianearforce.cdac.in या फिर afcat.cdac.in में जाना, वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट में जाकर के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकेगी। फिर उसके बाद आता है, सर जी इतनी चीजें आपने बता दी, ये तो बताइए कितने पैसे मिलेंगे, सैलरी भी तो देखनी है मेरे लाल। तो यहां पर गाइस सैलरी तो मिलेगी, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अलाउंसेस इतने प्यारे मिलते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा सिर्फ अलाउंसेस देख करके, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सैलरी के बारे में बताता हूँ, फिर उसके अलाउंसेस के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखी हुई है। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है अगर आप पहली बार फॉर्म भर के एग्जाम देते हो, फिर उसके बाद आप SSB में जाते हो ना, अगर पहली बार जा रहे हो तो आपको जाने आने का भी खर्चा दिया जाता है, मतलब फ्री में आपको आना होगा, आपको पैसे सारे रिम्बर्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता, मतलब आप इसकी नोटिफिकेशन पूरी पढ़ना, 63 पेजेस की है तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। मैं आप लोगों को यहाँ पर सैलरी वगैरह दिखा देता हूँ सो दैट जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। फिर SSB का भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई पे ऑन कमीशनिंग, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो यहाँ पर 7th पे आप लोगों का रहेगा ग्रेड पे, और उसमें आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 56,100 रुपीज़ पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। कब आप लोगों को मिलेगा? पर मंथ ड्यूरिंग
1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब 11 महीने की, बेसिकली 11 महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें, 1 महीने छुट्टी दे देते हैं। तो 11 महीने की जो ट्रेनिंग होनी है उसमें आपको 56,100 रुपये मिलेंगे। फिर जब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आप लोगों का सैलरी बढ़ जाएगी। और इस समय भी अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों के अलाउंसेस होने वाले हैं, तो अलाउंसेस में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आप लोगों को मिलेगा कि भाई साहब किस तरीके की आपकी ड्यूटी है, किस तरीके का आप लोगों का प्लेस है, किस जगह पर आप लोग चीज़ें मतलब अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हो, चाहे वो फ्लाइंग के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, टेक्निकल है, फील्ड एरिया है, स्पेशल कंपनसेटरी है, जैसे कि हिल एरिया में रहते हो वहाँ का अलग पैसे मिलेंगे, स्पेशल फोर्सेस के सियाचिन वगैरह में जाते हो, आइलैंड स्पेशल ड्यूटी में जाते हो, टेस्ट पायलट हो या फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हो, एरिया रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ में अब भाई साहब आपको पता है भारतीय सेना में जाओगे, वायु सेना में, तो वहाँ पर आप लोगों की जान के लिए भी कहते हैं ना कि बस देश के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। इंश्योरेंस ऑफ 1.10 करोड़, 1,10,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है। और जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, एन एडिशनल कवर ऑफ द 15 lakhs ऑन कंट्रीब्यूशन इन द एप्लीकेबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स। मतलब अगर मैं बोलूं तो अगर आप लोग ग्राउंड ड्यूटी पे भी हो तो भी 1,10,00,000 रुपए तक का आपका इंश्योरेंस होगा, और अगर आप फ्लाइंग ड्यूटी में हो तो आपका 1.25 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस किया जाता है, वो गवर्नमेंट ही करती है, आपको 1 रुपए नहीं देने होते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को बताई कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर काम में चीजें देखनी है और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म है कैसे भरना है, कैसे तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, या तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आप लोग बैचेस वगैरह में जा सकते हो। अगर आप बैचेस में जाना चाहते हो तो इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों को बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, इवन एफकैट के भी स्पेशल बैचेस आपको मिल जाते हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब भी कभी जाएँ तो यूज़ कर लेना कोड Y166, कोड याद रखिएगा Y166। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ सो दैट आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिखिएगा अड्डा 24/7। क्या लिखेंगे मेरे लाल? अड्डा 24/7 लिखेंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 लिखने के बाद अब जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आप लोगों को लिखना है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट देने वाले हो ना आप लोग, राइट। तो ये एफकैट आ गया। अब गाइज एफकैट में देखो, एफकैट का महापैक वेट, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एफकैट, एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जैसे आप जाओगे तो देखो तीसरे नंबर पे लिखा है एफकैट महापैक। एफकैट महापैक में जाओगे, इसमें आप लोगों को सब चीज़ मिल जाती है, राइट। डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी 2 साल तक के लिए। और ये जो एफकैट का है आप लोगों का जो पूरा का पूरा बैच है ये महापैक का है, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेंगी। अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीबन टेस्ट सीरीज हैं, 684 वीडियोस पड़े हुए हैं, 2 ई बुक हैं, सॉरी 2 बुक हैं, हार्ड बुक्स हैं, और 109 ई बुक्स हैं, और 200 घंटे से ज़्यादा का आपका लाइव आवर्स की क्लासेस हैं। तो अब आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है एफकैट का महापैक है, आप इसमें जा सकते हो। जब आप जाओगे तो अभी ये बैच आप लोगों को कितने का दिख रहा है? अभी ये बैच दिख रहा है 9,999 का। अब जब आप इसमें बाय नाउ में क्लिक करोगे तो मेरे लाल यहाँ पर इंटर कूपन कोड है, एंटर कूपन कोड में लिखिएगा Y166। क्या लिखेंगे? Y166। और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये जो बैच है आपका 2299 रुपीज़ का हो जाता है, जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इतनी बढ़िया जॉब मिलने वाली है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के पास आने वाली हैं, तो आई डोंट फील दैट 2200 रुपीज़ विल बी अ much bigger amount for your career, for your lifetime job and for your lifetime opportunity for Indian Air Force, right? तो आप लोग जा सकते हो, जा करके फॉर्म को भरना ही है और तैयारी भी करो। देखो अगर तैयारी कर रहे हो देन आई विल सजेस्ट कि किसी बैच में इनरोल होकर के तैयारी करो, क्योंकि उससे आपकी तैयारी थोड़ा बेहतर हो जाती है। सिर्फ टाइम पास नहीं होता, कई बार होता है सेल्फ स्टडी करते हुए 4 दिन अच्छी तैयारी होती है, 5वें दिन कम हो जाती है। लेकिन जब आप पेड बैच में होते हो तो आपकी डेली बढ़िया तैयारी हो रही होती है, फैकल्टीज के साथ आपके डाउट क्लियर हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ऐसा ही करते हुए जाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। कोड मैंने बता दिया है Y166, वापस से देख लीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहाँ पर ये जो बैच है 2299 रुपीज़ का मिल जाता है। दिस इज वे टू लेस फॉर योर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो आई होप आप सभी लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।